हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया सब्जेक्ट और साथ में पढ़ने वाले हैं एक नया लैंग्वेज। किसी की लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है, दैट इज अकाउंटेंसी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और समझते हैं इस नए सब्जेक्ट को बहुत ही इजी वे में और बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, सो चलिए लेट्स बिगिन। So, before we start learning accounts, let's try to understand how life gets started in accountancy or accounts. ठीक है, तो पहले आप सब ये बताओ, ये तो सबको क्लियर है कि बिजनेस क्या होता है, ये आपने बीएसटी में ऑलरेडी पढ़ा। ठीक है, तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें हम सेल या परचेज करते हैं विद एन इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है, तो किसी भी बिजनेस में मेनली होता क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को अपने एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए क्या करना होता है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है सेल। क्योंकि सेल होगा तभी तो फिर रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी तो इनकम होगा, तभी तो बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। ठीक है, तो ये तो एक सेल का बात हो गया। अब कोई भी सामान जो हम सेल करेंगे, कैसे करेंगे? आइदर उसको हम परचेज करेंगे या फिर हम उसको मैन्युफैक्चर करेंगे। तो किसी भी बिजनेस का दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, सेल और परचेज। इस दोनों के बिना बिजनेस नहीं हो सकता है, प्रॉफिट नहीं कमाया जा सकता है। तो चलिए अब इस चीज को आगे समझते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइफ स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन। मतलब कि अकाउंटेंसी में जो हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना, या अकाउंट बुक ऑफ अकाउंट्स में सारे बिजनेस एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना, तो उसका स्टार्ट होता है एक ट्रांजैक्शन से। जस्ट मिनट। तो वो स्टार्ट होता है एक ट्रांजैक्शन से। तो अभी जो सेल होता है, परचेज होता है, ये एक ट्रांजैक्शन है। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये एक बच्चा है, सपोज करो इसका नाम है छोटू। ये है मिस्टर एस, दैट इज शॉपकीपर। ठीक है, तो अब इसको जो है एक पेन खरीदना है। तो छोटू शॉपकीपर के पास गया, बोला अंकल मुझे एक पेन चाहिए। अंकल ने बोला ठीक है बेटे ले लो ये पेन, बदले में मुझे आप इतने रुपया पैसा दे दो। तो छोटू ने पैसा निकाला और शॉपकीपर अंकल को दे दिया। बदले में शॉपकीपर अंकल ने छोटू को ये वाला पेन से दे दिया। तो छोटू को पेन मिल गया, बदले में शॉपकीपर अंकल को पैसे मिल गए। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी हुआ, ये एक बिजनेस ट्रांजेक्शन है। लाइक इसे हम पूरा अगर बोलें तो वी कैन राइट बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो अकाउंटेंसी हरदम स्टार्ट होता है एक बिजनेस ट्रांजेक्शन से, एक बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने से। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन को देखा, तो इस बेसिस पे ट्रांजैक्शन के डेफिनेट ट्रांजैक्शंस के फीचर्स को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शन ऑलवेज हैव टू साइड्स। इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी और इट शुड बी रिकरिंग इन नेचर। तो ये तीन फीचर है जो कि हरदम एक ट्रांजैक्शन का होता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि छोटू को पेन मिला, बदले में उसने शॉपकीपर को पैसे दिए। तो यहाँ पे दो साइड क्या होता है कि शॉपकीपर को पैसे पैसे उसे मिले और बदले में उसने छोटू को पेन सेल किया। ठीक है, तो ये दो साइड हो गया। उसके बाद इट हैज टू बी इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जब छोटू गया शॉपकीपर के पास, तो शॉपकीपर ने क्या बोला, बेटे मुझे इतने पैसे दो, फिर मैं आपको ये पेन देता हूँ। तो पैसे दो मीन्स वहां पे मनी का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि फ्री में तो वो दे नहीं सकता है, बिजनेस है, बिजनेस का सबसे पहला मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। इसलिए मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर। उसके बाद तीसरा है इट शुड बी रेकरिंग इन नेचर। तो अभी रेकरिंग इन नेचर का क्या मतलब हुआ? सपोज करो आपके पास दो बाइक है। आपने सोचा कि चलो एक अच्छा वाला बाइक है, ये बाइक सेकंड वाला तो ऐसे ही रखा रहता है, कभी यूज नहीं आता, तो मैं इसे सेल कर देता हूँ। तो आपने सपोज करो उस बाइक की सपोज करो उस टाइम पे वैल्यू थी 30,000।
तो आपने अपने अपने नेवर के पास जाके कहा कि अंकल, आप रोज ऑफिस जाते हो ऐसे ही, तो आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। तो अंकल मान गए, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, मैं इसका ज्यादा नहीं 45,000 रुपीज दे पाऊंगा। तो 45,000 में ये बाइक सेल हो गया। ठीक है। उसका वैल्यू था 30,000। तो अब 30,000 के सामान को 45,000 में जब सेल करते हैं, तो यहाँ पे 15,000 का प्रॉफिट होता है। 15,000 का प्रॉफिट होता है। तो क्या आप कह सकते हो कि मैंने एक ट्रांजैक्शन किया, मैंने बिजनेस किया, मुझे 15,000 का प्रॉफिट हो गया? तो बॉस, ये आप नहीं कह सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने जो बाइक सेल किया वो आपने एक बार किया, शायद अब अगले 10 साल बाद दूसरा बाइक सेल करो, बट ऐसे नहीं चलता है बिजनेस। बिजनेस में क्या है? रेकरिंग इन नेचर। रेकरिंग मतलब रिपीट होना, बार बार ट्रांजेक्शन रिपीट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम रिपीट का बात करें तो किसी भी बिजनेस में क्या रिपीट होता है? सेल होता है। लाइक किसी भी बिजनेस में सेल होता है, परचेज होता है। इनफैक्ट आप अपने एम्प्लॉय को हर मंथ सैलरी पे करते हो, या फिर एम्प्लॉय को सैलरी पे करते हो। आपका जहाँ पे बिजनेस है वहां पे आप रेंट देते हो। तो ये सब चीज जो है, ये आपका एक रिकरिंग इन नेचर है, हर दम हो रहा है, हर महीने हो रहा है, हर दिन हो रहा है। तो ये हुआ आपका तीन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज दो साइड होगा, पैसे के टर्म्स में वैल्यू होगा, और रिपीटिंग इन नेचर होगा, दैट इज रिकरिंग इन नेचर। ठीक है। ओके। अब ये रहा आपका अकाउंटिंग का डेफिनेशन। तो चलिए समझते हैं। समझते क्या है, अभी पहले इसको पढ़ लेते हैं। समझना भी थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा अगर आप फर्स्ट टाइम अकाउंटिंग पढ़ रहे हो तो। पहले इस डेफिनेशन को बस पढ़ते हैं, फिर आगे चल के समझेंगे कि क्या है ये। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, सबसे पहले तो ये कि अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। ठीक है। मीन्स आप जितने अच्छे से कर सको, लाइक आर्टिस्ट जितने अच्छे से ड्राइंग बनाता है। ठीक है। ओके। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing transactions and events which are financial in nature and can be measured in terms of money and interpreting the result thereof। ठीक है। तो अभी यहाँ पे आप ये देखो कि ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये तो हमने ऑलरेडी समझ लिया है। ठीक है। इवेंट क्या होता है, ये अभी हम आगे देखते हैं। लेकिन ट्रांजैक्शन हो या इवेंट हो, वो हरदम फिनेंशियल नेचर का होना चाहिए। ठीक है। और मेजरमेंट उसका होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ मनी। तो ये चार पॉइंट जो मैंने ये चार जो मैंने अभी राउंड किया है, ट्रांजैक्शन, इवेंट, फिनेंशियल इन नेचर, मनी, ये इंपॉर्टेंट है। और रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, ये सब जो है हम लोग करते हैं, मतलब ये एक प्रोसेस है। ठीक है। आगे अब इस चीज को समझते हैं। ये देखिए, तो अब अगर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग आप बात करते हैं, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे कि कौन सा ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है। ठीक है। उसके बाद सेकंड है मेजरिंग मनी वर्थ ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। अभी सपोज कीजिए कि मैंने कुछ सेल किया, तो उसका एक मनी वर्थ होगा। और सपोज कीजिए कि आपका कोई मैनेजर है, वो 3 दिन ऑफिस नहीं आता है, बिना बताए गायब हो जाता है। उसके कारण से आपका कुछ मीटिंग डिले हो गया, आपको कुछ बिजनेस का लॉस हो गया, या कुछ एक्टिविटीज डिले हो गया, या और एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज करो आपकी फैक्ट्री में लेबर स्ट्राइक कर देते हैं, कुछ भी। तो ये क्या है? एक इवेंट है, मतलब ऐसा एक इवेंट हुआ। ठीक है। लेकिन इस इवेंट से क्या हम बता सकते हैं कि कितने का लॉस हुआ? सपोज करो कि अगर फैक्ट्री बंद हो जाता है 3 दिन के लिए, तो हम एक एस्टिमेट कर सकते हैं कि इतना का सामान बनता। पर चलो, सामान तो बन जाता है, इज इट नेसेसरी कि वो सामान सेल हो ही जाता? तो इज इट नेसेसरी कि हमें पता एग्जैक्टली चलेगा कि कितने का प्रॉफिट नहीं हुआ या कितने का लॉस हो गया? तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फैक्ट्री में स्ट्राइक होना, या मैनेजर का एब्सेंट होना, या किसी एम्प्लॉय का बहुत पंचुअल होना, ये सब क्या है? ये एक तरह का इवेंट है। ठीक है। तो इवेंट फिनेंश मीन्स इवेंट जो है, इसको हम मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए
मेजरिंग मनी वर्थ ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको हम मनी के टर्म्स में मेजर करके देखेंगे कि उसका क्या वैल्यू है, और उसको फिर हम रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट स्टेप है रिकॉर्डिंग। तो रिकॉर्डिंग हम कहाँ पे करते हैं? तो रिकॉर्डिंग हम सबसे पहले करते हैं जर्नल में। जर्नल में हम सबसे पहले बुक्स ऑफ अकाउंट जो बनाते हैं, उसमें सबसे पहले बनता है जर्नल, उसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके। उसके बाद क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब आप ये कह सकते हो कि कैटेगराइजिंग। कैटेगराइजिंग, तो भाई अब कैटेगराइजिंग क्या हुआ? सपोज करो कि कुछ लोग हैं जो कि सपोज करो कुछ लोग हैं जो आपसे सामान उधार पे ले जाते हैं, ठीक है? तो आपके वो कहलाएंगे डेटर्स। आपके कुछ कस्टमर्स हैं जो कि पैसा देके तुरंत प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, वो लोग पे करके ले जाते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे आप देख लो कि आपके जो कस्टमर्स हैं, आप इनको दो चीज में कैटेगराइज कर रहे हो, एक ये और दूसरा ये, डेटर और जो कि पे करके ले जाते हैं, ठीक है? पे कैश तुरंत करते हैं। तो अब ये डेटर और जो पेमेंट करते हैं, ये अलग अलग पार्ट में हम कैटेगराइज किए। तो ऑब्वियसली इस अलग अलग पार्ट का हम अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? लाइक डेटर्स का एक अलग अकाउंट होगा, कैश का एक अलग अकाउंट होगा, जो सेल हुआ उसका एक अलग अकाउंट होगा। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन का जो काम होता है, ये हम लोग करते हैं लेजर में। लेजर, ठीक है? उसके बाद समराइजिंग। तो जर्नल में सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद उसको हम क्लासिफाई कर लिए कौन किस टाइप का है, क्या है। उसके बाद तीसरा स्टेप आता है आपका समराइजिंग। तो समराइजिंग में क्या होता है कि समराइज जो भी हमारे लेजर में बैलेंस निकलता है, उसको हम लोग समरी फॉर्म में एक स्टेटमेंट बना के लिखते हैं। तो दैट इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ये सभी चीज हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद एनालिसिस, एनालाइसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो भाई एनालाइसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? एनालाइसिस का मतलब हुआ कि आप सिचुएशन को देख के क्या समझ रहे हो उससे, और इंटरप्रिटेशन का मतलब हुआ कि आप उससे क्या कैलकुलेट कर रहे हो या क्या आउटकम आप कंक्लूड कर रहे हो। फॉर एग्जांपल सपोज करो आपके पास एक डेटा दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि सेल है आपका 50 लाख, और परचेज, सॉरी, और परचेज है अराउंड 25 लाख। 25 लाख का परचेज है। सेल 25 लाख है, परचेज, सॉरी, सेल 50 लाख है, परचेज 25 लाख है। और सपोज करो आपने सेल पर जो भी है आपने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया। तो पूरे साल में आपने सैलरी दिया, मान के चलो अराउंड 10 लाख रुपीस, ठीक है? तो ये सारा ट्रांजैक्शन दिया हुआ है। तो इसको देख के आपको क्या समझ में आता है? सबसे पहला चीज जो आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा वो क्या है, ये बताओ आप। एनी आइडिया? आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट सोच सकते हो, ठीक है? तो ये क्या है? सेल है। यहाँ पे क्या है? 50 लाख रुपया हमारे पास आ रहा है, ठीक है? ये हमारे लिए इनकम है। और परचे हमने सामान परचेज किया, तो यहाँ पे हमें पे करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक एक्सपेंस है, ठीक है? फिर उसी तरह से हमने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, तो ये भी हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो क्या हम कह सकते हैं कि 50 लाख हमारा इनकम हो रहा है और 25 + 10 35 हम खर्चा कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमारा तो यहाँ पे हमारा टोटल 30, सॉरी, 35 लाख जो टोटल खर्चा हो गया, 1 मिनट, यहाँ पे हमारा 15 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है? तो एनालिसिस वाला पार्ट क्या हो गया कि आपने ये डेटा देख के जो भी फिगर आउट मीन्स एक अंदाजा लगाया कि इससे क्या निकल सकता, और फाइनली आपने कंक्लूजन में निकाला कि हमारा 15 लाख का प्रॉफिट हो गया, ठीक है? तो ये आपके एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन।
इस तरह से होता है। तो ये एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन हम कहाँ करते हैं? ये हम लोग करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, शॉर्ट में पीएल अकाउंट भी बोलते हैं, और बैलेंस शीट में फाइनली जो भी कंपनी का एक फाइनेंशियल पोजीशन होता है वो हम लोग शो करते हैं। ठीक है। और फाइनली लास्ट स्टेप है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेटिंग, तो कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी हमने आउटकम निकाला, प्रॉफिट या लॉस, और उसे हमने बैलेंस शीट में जो भी फाइनेंशियल पोजीशन, मीन्स हमारे बिजनेस का जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है वो हम कम्युनिकेट करते हैं टू द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस। तो ये कौन कौन लोग होते हैं? ये ओनर होते हैं, गवर्नमेंट होते हैं जो कि उनको टैक्स चाहिए, कुछ शेयर होल्डर्स होते हैं, तो इस तरह से हमारे एम्प्लॉयज भी होते हैं, क्योंकि उन्हें भी तो लगा रहता है ना भाई कंपनी अच्छी चल रही है कि नहीं, हमें सैलरी मिलेगा कि नहीं, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं। तो ये सब चीज़ हमें, आई मीन इस सारे स्टेटमेंट को हमें कम्युनिकेट करना पड़ता है उन लोगों को जो कि ये इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैनेजमेंट को भी करना पड़ता है ताकि बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन वो फर्दर आगे का डिसीजंस ले सके। ठीक है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। तो भाई ये है क्या? अभी जो हमने यहाँ पे देखा, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग और कम्युनिकेटिंग, तो उसको अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो आइडेंटिफाई क्या करते हैं? ट्रांजैक्शंस जो कि फिनेंशियल नेचर का होता है और रिलेटेड टू बिजनेस ओनली, रिलेटेड टू बिजनेस ओनली। ठीक है। भाई आप अपने बच्चे का ट्यूशन फी पे कर रहे हो, सपोज करो आपने 20,000 रुपया ट्यूशन फी पे किया, तो क्या आप इसे अपने अकाउंटिंग बुक में दिखाओगे? बिल्कुल नहीं। ये आपका पर्सनल एक्सपेंसेस है। लेकिन आपने ऑफिस के लिए ऑफिस का रेंट पे किया। हाँ भाई, भले ही ये 10,000 है, कम है, एक मिनट, हाँ भले ही ये 10,000 है, कम है, लेकिन इसे हम शो करेंगे क्योंकि ये हमारा बिजनेस का खर्चा है। ठीक है। ओके। अब सेकंड है आपका मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। अभी जैसे आप सम एग्जांपल में आप देख सकते हो कि हमने कुछ रॉ मटेरियल परचेज किया है अराउंड 5 लाख का। उसके बाद फिर इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए कुछ मशीन खरीदा हमने जिसका कॉस्ट है 10 लाख रुपया। और फाइनली हमने कुछ एक्सेसरीज खरीदा 3 लाख का, सो दैट हमने जो आउटपुट किया है उसे हम फाइनली मार्केट में अच्छे से सेल कर सकें। ठीक है। तो इससे क्या है कि 5 लाख, 10 लाख और 3 लाख, तो टोटल जो 18 लाख रुपए का खर्चा हुआ, ये आप कह सकते हो कि टोटल हमने 18 लाख रुपया खर्चा किया। तो यहाँ पे जो भी ट्रांजेक्शन है इसका एक वैल्यू है, दैट इज इन लैक्स। अब आप ऐसे देखो, सपोज करो आपने जो रॉ मटेरियल खरीदा, हो सकता है कि वो रॉ मटेरियल केजी में हो। लाइक सपोज करो आपने 20 केजी, सॉरी सपोज करो 200 केजी आयरन खरीदा। ठीक है। आपने जो मशीनरी खरीदा इस आयरन को प्रोसेस करने के लिए, हो सकता है ये मशीनरी 5 क्वांटिटी में हो, 5 क्वांटिटी। ठीक है। और आपने जो ये कुछ एक्सेसरीज खरीदा, ऑब्वियसली ये भी क्वांटिटी में होगा। तो सपोज करो ये आपका अराउंड 100 क्वांटिटी है। तो इट्स नॉट पॉसिबल ना कि आप केजी और क्वांटिटी को ऐड कर सको। तो इस 200 केजी का जो मनी वर्थ है, दैट इज 5 लाख रुपीज। इस 5 क्वांटिटी का या फिर 5 यूनिट का जो वैल्यू है 10 लाख रुपीज, और इस 100 यूनिट का जो वैल्यू है 3 लाख रुपीज। तो इसको हम जोड़ के टोटल 18 लाख रुपीज कह सकते हैं। मीन्स हमने जो ट्रांजेक्शन किया उसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। ओके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया कि रिकॉर्डिंग क्या करते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग हम लोग करते हैं जर्नल में। जर्नल में इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपका पूरे महीने में 5 ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहला ट्रांजेक्शन 2 को हुआ, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हुआ आपका 13 तारीख को, उसके बाद नेक्स्ट हुआ 15 को, उसके बाद हुआ 25 को, और फाइनली आपका ट्रांजैक्शन हुआ 28 को। तो हो सकता है कि ये 28 वाला जो ट्रांजैक्शन है ये आपका अराउंड 5 लाख का होगा। ये वाला ट्रांजैक्शन हो सकता है आपका 1 लाख का होगा, और ये वाला ट्रांजैक्शन हो सकता है सबसे छोटा हो 20,000 का ही होगा। ठीक है। तो क्या हम अपने जर्नल में ऐसा दिखा सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन को सबसे पहले रखते हैं?
पहले 28 को रिकॉर्ड करेंगे, फिर 25, फिर 15 को, फिर 25 13 को, फिर 2 को। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। जब भी हम रिकॉर्ड करेंगे हमें असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द डेट्स में करना है। लाइक जो ट्रांजेक्शन पहले हुआ उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे और जो बाद में हुआ उसे बाद में करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो कितने अमाउंट का है। ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग से सबसे पहले रिकॉर्ड होगा 2 तारीख का ट्रांजेक्शन, फिर 13, फिर 15, फिर 25 एंड फाइनली 28। इस ऑर्डर में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट। ठीक है। तो अभी एग्जांपल ऑफ जर्नल में जो रिकॉर्ड करते हैं तो क्या क्या है उसका एग्जांपल है। एक परचेज रिकॉर्ड करते हैं, सेल करते हैं, पेमेंट ऑफ सैलरी करते हैं, रेंट होगा, ऑफिस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सब कुछ हम जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासिफाइंग दैम इनटू लेजर्स। तो कैटेगराइजिंग ट्रांजैक्शन ऑफ सिमिलर नेचर इन वन लेजर एंड डिफरेंट नेचर इन अदर लेजर। ठीक है। तो अब अगर आप नेचर का बात करो तो जो लोग हमसे सामान उधार ले जाते हैं, जो हमारे क्रेडिटर्स हुए, और जो लोग हमको सामान का पैसा दे के जाते हैं, ठीक है, जो प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं ना, कि एक जो उधार पे ले जाने वाले हैं और एक जो टाइम पे पेमेंट कर देने, मीन्स पैसा दे के पेमेंट कर देते हैं। तो ये दो अलग अलग कैटेगरीज हुआ। वैसे तो इसका क्लासिफिकेशन का अगर हम बात करें तो पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ये सब इस तरह से होता है, बट ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप बस इतना समझ लो कि कैसे हम अलग अलग कैटेगराइज करते हैं, वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग तो वही ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है कि ये कुछ इस तरह का एक स्टेटमेंट होता है। यहाँ पे आपका जो भी है, लाइक सेल है, यहाँ पे परचेज है, यहाँ पे सैलरी है, यहाँ पे रेंट है। तो यहाँ पे दो कॉलम बन जाता है, एक डेबिट का और एक क्रेडिट का। अब सपोज करो कि आपका सेल हुआ, परचेज हुआ, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है हमारा लेजर में, उसको हम लोग इस यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है। फाइनली ये क्या है, हाँ, तो ये क्या है, ये अमाउंट और ये अमाउंट, ये दोनों हरदम मैच करता है। ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस नाम ही है, और ये दोनों फिगर बैलेंस होगा, मैच करेगा। तो इससे हमें एक समरी मिल जाता है कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ। और उसके बाद सेकेंड मीन्स नेक्स्ट है एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो एनालाइजिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, इंटरप्रेटिंग मतलब फाइंडिंग द रिजल्ट। जैसे कि अभी जो लास्ट एग्जांपल हमने दिया था वैसा ही ये सिमिलर यहाँ पे भी है, कि 1,000 का परचेज हो रहा है और सेल हो रहा है 1250। तो ऑब्वियसली आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि यहाँ पे प्रॉफिट 250 रुपये का हो रहा है। तो ये जो कंडीशन है, ये एक सिचुएशन है, दैट इज इसे आपको एनालाइज करना है, और ये जो प्रॉफिट आपने कैलकुलेट किया, दैट इज इंटरप्रेटिंग द सिचुएशन। ठीक है। लास्टली कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। तो ये अब जो इंफॉर्मेशन या जो आउटकम हमने निकाला, ये हम लोग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट्स को हैंड ओवर कर देंगे। ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट। तो ये सब एक्चुअली थ्योरेटिकल टॉपिक है, आपके एग्जाम में 2 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो इसको इतना डिटेल में, मतलब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको याद करने का जरूरत नहीं है, बस समझ लो, आप इजीली अपने मन से बना के लिख सकते हो। बस ये पॉइंट्स याद रखिए। ठीक है। सबसे पहला क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। रिकॉर्ड हम लोग करते हैं, ये तो क्लियर है। और रिकॉर्ड करते हैं क्यों करते हैं भाई, क्योंकि एंड रिजल्ट क्या हुआ है हमें, ये हमें जानना है। तो डिटरमाइनिंग प्रॉफिट, सॉरी यहाँ ऑन नहीं होगा, यहाँ पे और होगा। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, ये हम मीन्स प्रॉफिट या लॉस का हम कैलकुलेट करते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो पाता है, प्रॉपर अकाउंटिंग से। उसके बाद डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ, नेटवर्थ। ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है नेटवर्थ। अब सपोज करो कि मेरे पास सपोज करो कि मेरा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, और मेरे पास कुछ बिल्डिंग है, कुछ जमीन है, कुछ मशीनरी है, और साथ ही में मैंने कुछ लोन बैंक से लोन ले रखा है। तो अगर हम अपने बिजनेस का वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, नेटवर्थ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो क्या हम सबको जोड़ सकते हैं एक बार में? नहीं जोड़ सकते, क्योंकि भाई प्रॉफिट, बिल्डिंग, ये सब तो मेरे लिए एसेट है। लेकिन नेट लोन जो हमने ले रखा है वो तो एक लाइबिलिटी है ना, वो लोन हमें चुकाना है एक दिन। तो नेटवर्थ का जब हम बात करेंगे
तो कितना हमारे पास एसेट है और कितना हमारे पास लाइबिलिटी है। तो यहाँ पे आपका एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये आपका नेटवर्थ निकल जाएगा। तो नेटवर्थ कैसे निकलता है, इसके लिए हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट में आपको फाइनेंशियल पोजीशन पता चलेगा। उसके बाद फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये मैंने पहले भी कहा है कि आपका जो भी प्रॉफिट लॉस होगा, आपका जो भी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन होगा, उस बेसिस पे मैनेजमेंट फर्दर डिसीजन लेगी। ओके। और फिर क्या है, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स। तो आप ये समझ लो ना कि आपका ऑब्जेक्टिव, आपका फीचर्स, आपका एडवांटेज, ये सब कुछ ना बिल्कुल मिलता जुलता सा है। आप बस थोड़ा सा इसको समझ लो, यू कैन वेरी इजिली राइट इट इन योर एग्जाम्स एंड गेट द फुल मार्क्स आउट देयर। ठीक है। अब एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज में क्या बोल रहा है, असिस्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, फिर से वही पॉइंट है, आप समझ लिए हो। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस, ये भी वही है। डिटरमाइनिंग, एक मिनट, ये क्या हो गया है, ये एक्चुअली डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस होगा। कौन ऐसे लिख देता है, जस्ट मिनट, एस डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। फिर हेल्प्स इन सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, जर्नल में प्रॉपर रिकॉर्डिंग होना चाहिए, सीरियली, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है। उसके बाद रिप्लेसेस मेमोरी। अब भाई सपोज करो कि आपने या कोई आदमी है जो आपसे 2 महीने पहले सामान लेके गया था। ठीक है, तो वो कोई इकलौता आदमी तो नहीं होगा, हर दिन आपके दुकान दुकान में कस्टमर आते होंगे, हर दिन आप बिजनेस में अलग अलग लोगों से डील करते होंगे। तो रिप्लेसेस मेमोरी में क्या है कि 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, लोग भूल जाता है भाई कौन क्या था, मीन्स क्या किए थे हम। तो अब अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रॉपर है मेंटेन, तो हम आराम से अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में देख लेंगे कि भाई लास्ट मंथ या लास्ट टू लास्ट मंथ में इस डेट को क्या ट्रांजैक्शन हुआ था, किस आदमी को हमने कितना दिया था, किससे हमने कितना लिया था। तो ये याद रखने का झमेला जो होता है ना, ये खत्म हो जाता है, आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। ठीक है। तो इसलिए रिप्लेसेस मेमोरीज। उसके बाद क्या है, एविडेंस इन कोर्ट। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है, ये आगे वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, अभी मैं बस एक छोटा सा ब्रीफ देता हूँ कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होता है, क्या ऐसे ही हो जाता है, मेरा मन करेगा अभी, मान लो मैंने अपने खाने पीने में कुछ पैसा खर्चा कर दिया, अब मुझे अपने बिजनेस में शो करना है कि भाई पैसा गया कहाँ, तो मैं कुछ भी लिख दूंगा कि मैंने एक प्रिंटर खरीद के ले आया, या सपोज करो प्रिंटर का प्राइस 10,000 था, मैंने लिख दिया कि प्रिंटर 15,000 का है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर ऐसा होगा तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है ना कि जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसका हम प्रूफ भी देखते हैं। तो प्रूफ क्या होता है, वो एक बिल हो सकता है, कैश मेमो हो सकता है, इनवॉइस हो सकता है। तो ये सारे चीज को हरदम एज एन एविडेंस कंसिडर करके ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। और एज ए रिजल्ट, फिर जब उसे सीए ऑडिट करता है, या फिर अगर आप प्रॉपर सिस्टम फॉलो कर रहे हो, तो कोर्ट भी उस अकाउंटिंग को मानता है कि हाँ भाई ऐसा हुआ था, एक सीए सर्टिफाइड कर रहा है, इसका प्रूफ है। तो अकाउंटिंग का एक फीचर ये भी है कि इट एक्ट्स एज एन एविडेंस इन कोर्ट। ठीक है, आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। ओके। उसके बाद फैसिलिटेट्स लोन। लोन कैसे, अब भाई सपोज करो आप बोलोगे आपको कुछ लोन चाहिए, सपोज करो आपको 5 करोड़ का लोन चाहिए। आप जाके बैंक को बोलोगे कि पिछले साल तो मेरा 50 करोड़ का लोन हुआ, ये पिछले साल तो मेरा 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, अभी भाई आप मुझे बस 5 करोड़ का लोन दे दो, मैं 2-3 महीने में लौटा दूंगा। तो क्या बैंक आपका बात मानेगा, क्या आप पे विश्वास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। बट अगर आप उसे प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हो, प्रॉपर अपने बिजनेस का प्रोजेक्शंस, अपने प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शंस दिखाते हो, तो बिजनेस देखेगा कि हाँ भाई इसका पिछले साल 50 करोड़ था, उसके पिछले के पिछले साल 20 करोड़ था, कंपनी हर दिन ग्रो कर रही है। तो ये देख के बिजनेस, आई मीन बैंक, डेफिनेटली लोन ग्रांट करेगा। तो जब भी आपको किसी तरह का लोन चाहिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, तो वैसे में अकाउंटिंग हेल्प करता है इस प्रोसेस को इजी करने में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब अभी तक तो हम लोग सिर्फ एडवांटेज, फीचर्स, ये सब पढ़ रहे थे। बट हाँ, कुछ लिमिटेशंस तो होते हैं, हर चीज के होते हैं, अकाउंटिंग के भी होते हैं।
तो अभी ये जो प्रोवाइड एस्टिमेट है, तो क्या ये सब चीज का एस्टिमेट ही करता है? मतलब इज इट पॉसिबल कि भाई हम एस्टिमेट कर लेंगे मेरा प्रॉफिट इतना है या मेरा लॉस इतना है? नहीं, प्रॉफिट लॉस तो एग्जैक्ट हम लोग निकालते हैं, बट देयर आर सर्टेन थिंग्स जो हम एस्टिमेट करते हैं। क्या है वो चीज? सपोज करो हमारे पास कुछ मशीन्स है, तो हम मान के चलते हैं कि हमारा मशीन्स इतना यूज होगा एक साल में और इतना टोटल हमारे मशीन का लाइफ है। तो ये एक एस्टिमेट होता है कि हमें 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है अपनी मशीन पे। मतलब हर साल हमारे मशीन का वैल्यू 10% घट रहा है। हो सकता है किसी साल 10% ना घटे, किसी साल 5% ही घटे। हो सकता है किसी साल बहुत ज्यादा काम हो तो उस साल 20% भी घट जाए। लेकिन ये हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, तो ये हम एक एस्टिमेट करते हैं। तो इसलिए ये एक लिमिटेशन है अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स एस्टिमेट्स। ठीक है। दूसरा है इग्नोर्स क्वालिटेटिव एलिमेंट। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्राइक बाय लेबर यूनियन, या फिर सपोज करो आपका, जो मैंने एग्जांपल दिया था मैनेजर, यहाँ इनफैक्ट यहाँ पे सपोज करो अगर आपका मैनेजर बहुत अच्छा है, बहुत पंचुअल है, बहुत पोलाइट है, सब कुछ अच्छे से कर रहा है, तो भी क्या आप उसे ज्यादा सैलरी दे दोगे? नहीं ना, उसका जो सैलरी है आप उतना ही दोगे। तो इवन दो ही इज वर्किंग हार्ड, if he or she is not providing monetary benefit to your company, you are not going to pay him or her extra, क्योंकि उसका हार्डवर्क एक क्वालिटेटिव एलिमेंट है, क्वांटिटेटिव एलिमेंट नहीं है। तो इस क्वालिटेटिव एलिमेंट लाइक हार्डवर्क, पंचुअलिटी, ये सब चीज को अकाउंटिंग इग्नोर कर देती है। ठीक है। उसके बाद क्या है, इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस। सपोज करो हमने, बेस्ट एग्जांपल है इसका मोबाइल फोन्स या फिर टेक्नोलॉजिकल सॉफ्टवेयर्स, ये सब चीज। सपोज करो आज किसी चीज का दाम 10,000 रुपये है। ठीक है। हमने उसे 10,000 में अपने बुक पे रिकॉर्ड कर लिया। कल टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ, उस चीज का मार्केट वैल्यू गिर के जो है सीधा 2,000 पे आ गया। बट हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो बुक वैल्यू आज भी 10,000 का शो कर रहा है ना, इवन दो उसका रियल मार्केट प्राइस 2,000 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा तो गड़बड़ हो रहा है। तो ये सब अकाउंटिंग अकाउंटिंग का थोड़ा लिमिटेशन। नेक्स्ट है हमारा विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मैनिपुलेटिंग अकाउंट्स टू शो हायर प्रॉफिट। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा आपका सत्यम कंप्यूटर्स। सत्यम कंप्यूटर्स, ये लोग क्या किए थे अपने, इवन दो कंपनी लॉस में था बट एक्सपेंसेस कम शो करके, इनकम ज्यादा दिखा के अपना जो है प्रॉफिट हायर शो कर रहे थे। उसके बाद सेकंड बेस्ट एग्जांपल आपने सुना होगा किंगफिशर का, किंगफिशर एयरलाइंस। तो यहाँ पे मिस्टर विजय माल्या ने क्या किया था कि उन्होंने दिखाया था कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है हमारे कंपनी में, और एज ए रिजल्ट बैंक से और ज्यादा लोन ले रखा था, जबकि एक्चुअल में कंपनी की हालत बहुत खराब थी। तो ये दो एग्जाम्पल है जो कि बेस्ट एग्जाम्पल है विंडो ड्रेसिंग का। इसमें कि कंपनी का हालत तो खराब था बट वो लोग अकाउंट्स में मैनिपुलेशन करके प्रॉफिट ज्यादा दिखा रहे थे। ठीक है। डिटेल्स में अगर आप लोग चाहिए तो इस चीज ये बहुत केस स्टडीज को आप लोग देख सकते हो। ओके। आगे है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग? ओके, ये थोड़ा लाइट हो गया है, जस्ट अ मिनट। ब्रांचेस ऑफ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है आपका? सबसे पहला हो जाएगा फिनेंशियल अकाउंटिंग। फिनेंशियल अकाउंटिंग ये है जो अभी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, एंड द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग इज टू नो द प्रॉफिट। कंपनी का क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, या जो भी कंपनी का परफॉर्मेंस है उस बेसिस पे आगे का जो डिसीजन मेकिंग करना है। तो ये सब चीज का बेस फिनेंशियल अकाउंटिंग है। उसके बाद सेकंड है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या है कि हम जो है किसी भी सामान को जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते हैं, जो कि फर्दर हमें हेल्प करता है कॉस्ट कंट्रोल में। कॉस्ट कंट्रोल में। ठीक है। इसमें हमें पता चलता है कि कहाँ पे एडिशनल खर्चा हो रहा है, कौन सा खर्चा हम लोग बचा सकते हैं, सो दैट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है कम रहे, ताकि हमारा प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े और हम लोग सेलिंग प्राइस पे भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकें। ठीक है। उसके बाद तीसरा है इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग। ठीक है। ये क्या है?
डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, लाइक एक इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करता है। तो वेदर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बात करो या कॉस्ट अकाउंटिंग का बात करो, अल्टीमेटली जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको इन दोनों अकाउंटिंग का इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग। तो इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग अपने आप में एक सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि बात यहाँ पे प्रेजेंटेशन का आता है। क्योंकि सेम डेटा को अगर आप डिफरेंट तरह से प्रेजेंट करोगे तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है। तो बिजनेस में जो भी हो रहा है उसका कितना अच्छा प्रेजेंटेशन हम शो कर सकते हैं ताकि मैनेजमेंट अच्छे से अच्छा डिसीजन ले सके, ये भी अपने आप में एक आर्ट है, एक साइंस है। देयरफॉर इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग इज ऑल्सो ए सेपरेट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये आपका मेनली डील करता है बजटिंग से। बजटिंग हो गया, या फिर आप बोल सकते हो इन्वेस्टिंग इन्वेस्टिंग डिसीजंस वगैरह हो गया। तो इस तरह का जो भी डिसीजंस होता है जो मैनेजमेंट लेते हैं, तो वो जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट होता है। उसके बाद क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में मेनली हम लोग सीएसआर का बात करते हैं। सीएसआर एक्टिविटी क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आपने सुना ही होगा। तो फॉर एग्जांपल इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है टाटा कंपनी। ये क्या करता है, सोसाइटी के लिए बहुत काम करता है। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में दो चीज होता है, एक कॉस्ट टू सोसाइटी और दूसरा बेनिफिट टू सोसाइटी। फॉर एग्जांपल सपोज करो कोई कंपनी है जिसका बहुत सारा फैक्ट्री है। अब वो क्या कर रहा है, सिर्फ अपने नियर बाय एरिया को पॉल्यूट कर रहा है। तो वो हुआ कॉस्ट टू सोसाइटी, मतलब सोसाइटी को ही तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस बेयर करना पड़ता है ना। और दूसरा है बेनिफिट टू सोसाइटी, मतलब टाटा एक नया, कोई भी कंपनी एक नया प्लांट लगाया, तो साथ में उस सिटी में अच्छा पार्क बनाया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। तो ये सब क्या होता है, आपका बेनिफिट टू सोसाइटी। तो ये आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में आ जाता है। एंड लास्टली ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग। तो ये मेनली डील करता है किसी भी एम्प्लॉय के सैलरी का, पीएफ हुआ, ग्रेचुटी हुआ, बोनस हुआ, ये सब चीज का जो अकाउंटिंग होता है, दैट बिलोंग्स टू ह्यूमन रिसोर्सेस अकाउंटिंग। तो अभी आपको फाइन मीन्स ओवरऑल आपको सिर्फ ये फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना है 11th 12th में। ये सब, ये कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सब जो है आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे। और ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, तो भाई आपको बस तीन चीज बताना है। पहला फिनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इंफॉर्मेशन और ह्यूमन रिसोर्सेस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब मैंने बस एक्स्ट्रा बता दिया है, बाकी ये आपको पढ़ना नहीं है। ठीक है, ओके। नाउ देर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड बुक कीपिंग। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो भाई बुक कीपिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है, और अकाउंटेंसी क्या होता है। पहले हम लोग एक बेसिक डिफरेंस देखते हैं, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा। बुक कीपिंग में क्या बोल रहा है ना, कि ये एक नैरो स्कोप है एज इट इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, ब्रॉडर टर्म है जो कि बुक कीपिंग को भी इंक्लूड करता है। डिसीजन मेकिंग में क्या है, डेटा प्रोवाइडेड बाय बुक कीपिंग नॉट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, इसलिए डिसीजन मेकिंग में कोई हेल्प नहीं करता है। और अकाउंटिंग से जो इन्फॉर्मेशन मिलता है ये डिसीजन मेकिंग में हमारा हेल्प करता है। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह, ये सब जो है बुक कीपिंग वाले लोग नहीं करते हैं, बट अकाउंटिंग वाले करते हैं। अगर आप एक बुक कीपिंग का जॉब चाहते हो तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल नॉलेज या स्किल का जरूरत नहीं है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको स्पेशल स्किल और नॉलेज का जरूरत है। ठीक है, जो आदमी इन्वॉल्व होते हैं बुक कीपिंग में वो लोग एक बेसिक क्लर्क लेवल के होते हैं। और जो अकाउंटिंग का काम करते हैं वो लोग अकाउंटेंट होते हैं, या नहीं तो और ज़्यादा स्पेशलाइजेशन अगर देखा जाए तो वो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी होते हैं, सीए हुआ, सीएमए हुआ। ठीक है, और फिर वही एक क्लर्क अगर काम कर रहा है तो ये जॉब जो है क्लरिकल इन नेचर हुआ, और ये जॉब प्रोफेशनल इन नेचर हुआ, क्योंकि यहाँ पे प्रोफेशनल लोग इन्वॉल्व हो जा रहे हैं लाइक सीएज एंड ऑल। ठीक है, तो भाई बुक कीपिंग होता क्या है, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। ओके, तो बुक कीपिंग क्या होता है आप यहाँ देख सकते हो, लाइक ये जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन,
उसका मनी वर्थ का कैलकुलेशन और सिंपली रिकॉर्डिंग, या चलो आप मैक्सिमम क्लासिफाइंग तक मांग के चल सकते हो। ये आपका पार्ट हो गया बुक कीपिंग का। ठीक है। उसके बाद आपका समराइजिंग और एनालाइजिंग इंटरप्रिटेशन, ये वाला जो पार्ट हुआ, ये मेनली हुआ आपका अकाउंटिंग का पार्ट। ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे बात करते हैं, एक मिनट। बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग में क्या हो जाएगा आपका, आपको बुक कीपिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है। ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया। उसके बाद दूसरा नंबर पे आपका रिकॉर्डिंग। एक मिनट। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आप कह सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ वॉचर। प्रिपरे प्रिपरेशन ऑफ वॉचर, ये जो मैंने बताया था कि लाइक बिल हुआ, इनवॉइस हुआ, जो कि एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में आप रिकॉर्ड करोगे, लाइक जर्नल में। एक मिनट। जर्नल में फिर उसको पोस्ट करोगे आप लेजर में। ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो हुआ आइडेंटिफिकेशन से लेके रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग तक, तो ये लेजर वाला पार्ट में ये हो गया क्लासिफिकेशन। तो ये वाले पार्ट को हम बुक कीपिंग कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ट्रायल बैलेंस, एक मिनट। उसके बाद नेक्स्ट आपका ट्रायल बैलेंस, पीएल अकाउंट दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट, ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम प्रॉपर अकाउंटिंग बोलते हैं। ठीक है। तो बुक कीपिंग क्लियर हो गया, अकाउंटिंग क्लियर हो गया। अब अकाउंटेंसी क्या होता है? तो अकाउंटेंसी का भाई सीधा सा डेफिनेशन है, नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग प्लस अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। ठीक है। तो जो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को मिला के जो एक सब्जेक्ट बना है दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। सो आई होप ये अब क्लियर हो गया होगा। Okay. अब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? इट रेफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फिर से वही बात हो गया कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो हम जनरेट करते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को मिला के, उससे जो इंफॉर्मेशन मिलता है दैट इज अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेनली तीन चीज इंक्लूड करता है। दैट इज सबसे पहला हो गया पीएल अकाउंट, दैट इज आप ट्रेडिंग पीएल अकाउंट भी बोल सकते हो। तो ये आपका हो गया, इसे इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपका बैलेंस शीट बताता है। और फाइनली कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, ये अभी आपका 11th का पार्ट नहीं है। ठीक है। अभी नेक्स्ट है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम्म क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? तो फर्स्ट वन है आपका रिलायबिलिटी। मीन्स कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होता है वो रिलायबल होना चाहिए। तो भाई रिलायबल कैसे होता है कि अगर कोई सीए ऑडिट कर देता है, मीन्स सीए चेक कर लेता है आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो ऑब्वियसली हम मानते हैं कि क्योंकि आपका बुक्स ऑफ अकाउंट को एक सीए चेक किया है तो ये सही होगा, इंफॉर्मेशन सारा करेक्ट होगा, रिलायबल होगा और लोग उस पर ट्रस्ट कर सकता है। नाउ
सेकेंड है आपका रेलेवेंस। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेलेवेंट विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर अब ये दो सिनेरियो है, ठीक है, यहाँ पे आपको कोई डिसीजन लेना होगा। तो ये तो सिंपल है, 50 लाख का परचेज है, सेल हुआ है मेरा 30 लाख का, तो 20 लाख का लॉस हो रहा है। यहाँ पे हमें अपने सेल पे काम करना होगा, ये तो क्लियर है। लेकिन सपोज करो ये इस कंडीशन में एक्चुअली ये सेल ऑफ बिल्डिंग होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि परचेज 50 लाख का है और सेल ऑफ बिल्डिंग 40 लाख का है। तो 40 लाख रुपए आ तो गए, बट ऐसा तो नहीं है कि ये हमारा सेल ऑफ गुड्स से आ रहा है। इसी में सपोज करो यहाँ पे सेल ऑफ गुड्स हम कर देते हैं, ये हम कर देते हैं मान लो 25 लाख रुपए। तो कायदे से अगर देखा जाए तो वैसे में 25 लाख 50 लाख का सामान खरीदा है हमने और सेल हुआ सिर्फ 25 लाख का। तो लॉस यहाँ पे बिजनेस का लॉस फ्रॉम ऑपरेशन 25 लाख है। लेकिन क्योंकि सेल ऑफ बिल्डिंग से 40 लाख आ रहा है, तो ओवरऑल ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा 15 लाख का। लेकिन क्या बिजनेस अच्छा परफॉर्म कर रहा है? बिल्कुल नहीं। लेकिन फिर भी बिजनेस के बैलेंस शीट में प्रॉफिट दिख रहा है। दिख रहा है क्यों? क्योंकि ये पैसा आया है सेल ऑफ बिल्डिंग से, जो कि बिजनेस का कोर या फिर आप बोल सकते हो मेन काम नहीं है। ठीक है, तो इवन दो यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में है, जो ऊपर से दिख रहा है, लेकिन अंदर से तो ये कंपनी अभी भी लॉस में है ना। तो ऐसे में क्या होगा? मैनेजमेंट का जो भी डिसीजन होगा वो बहुत सारे फैक्टर को कंसिडर करने के बाद लिया जाएगा। ये सिंपल केस नहीं है, ठीक है, बट यहाँ पे सिंपल है। तो बेस्ड ऑन द बेस्ड ऑन द सिचुएशन या फिर आप कह सकते हो बेस्ड ऑन डिफरेंट सिचुएशन डिसीजन अलग होता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है वो रिलेवेंट होना चाहिए, सो दैट बिजनेस का डिसीजन सही लिया जा सके। ओके। उसके बाद तीसरा है आपका अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो अपने टॉप मैनेजमेंट को, वो अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, मतलब मैनेजमेंट को समझ में आना चाहिए। अब आप ऐसे ही पूरे साल का एक्सेल सीट बना के भेज दोगे तो शायद कुछ समझ में ही ना आए आपकी कंपनी के सीईओ को या मैनेजर्स को। तो उसका एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है, पाइवट टेबल्स होता है, ग्राफ, हर तरह से आपको शो करना पड़ेगा कि फाइनली भाई हुआ क्या एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन जरूरी है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, उसके बाद फोर्थ या आप लास्ट कह सकते हो कंपैरेटिबिलिटी। तो यहाँ पे क्या है, आपने जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट किया इट शुड बी कंपैरेबल, मतलब कंपैरिजन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारा कंपनी का इस साल का 50 लाख का प्रॉफिट है, लास्ट ईयर 40 लाख का था, उसके लास्ट ईयर 35 लाख का था। तो अब क्या है, हमें पता चल रहा है कि हमारा कंपनी ग्रो कर रहा है। ट्रेंड एनालिसिस अगर हम करते हैं तो ट्रेंड अपवर्ड है। ठीक है, तो जब भी हम कंपेयर करते हैं परफॉर्मेंस का, तो वो क्या होता है, आइदर सेम कंपनी विथ प्रीवियस ईयर, या हम कह सकते हैं विथ सेवरल प्रीवियस ईयर्स। तो इससे हमें अपनी कंपनी का ट्रेंड पता चलेगा। या फिर दूसरा हम कर सकते हैं अदर कंपनीज के साथ इन द सेम इंडस्ट्री। ये हम लोग करंट ईयर में भी कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर का भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेम इंडस्ट्री का बात करें तो चलो आप ले लो कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल एक इंडस्ट्री है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दो कंपनी है, एक टाटा है, एक मारुति है। तो टाटा कंपनी में मान लो 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और मारुति में मान लो 40 करोड़ का, अ, मारुति में मान लो 45 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, इस साल करंट ईयर या प्रीवियस ईयर वॉट एवर। तो यहाँ पे आप एक कंपैरिजन कर सकते हो कि भाई टाटा का 5 करोड़ का ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, या मारुति वाला कंपेयर कर सकता है कि हमारा प्रॉफिट टाटा के प्रॉफिट से 10% कम है। ठीक है, तो इस तरह के कंपैरिजन के लिए या एनालिसिस के लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। नाउ इतनी देर से हम लोग बात कर रहे थे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का, कि भाई अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन कौन यूज करता है। तो ये देख लो पूरा लिस्ट रहा आपके सामने। तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को मेनली हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल कौन हुए? बाहर वाले लोग, इंटरनल कंपनी के अंदर वाले लोग।
एक्सटर्नल में यूज करते हैं बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्यों करते हैं भाई? ताकि कल को कोई लोन वोन देना हो तो ये लोग वेरीफाई कर सकें। इन्वेस्टर और पोटेंशियल इन्वेस्टर, कोई भी आदमी जो हमारे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि भाई वो अपना पैसा लगा रहा है, देखेगा ना मेरा पैसा बढ़ेगा कि डूबेगा। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स आर इंटरेस्टेड। उसके बाद क्रेडिटर, अब उस वो फर्दर और क्रेडिट देगा कि नहीं, या क्रेडिट दे रहा है तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेगा, या क्या पेमेंट साइकिल होगा। तो ये सब चीज़ डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए। गवर्नमेंट को टैक्स कैसे चाहिए? प्रॉफिट पे चाहिए। तो गवर्नमेंट भी जानना चाहती है कि कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। रिसर्चर रिसर्चर को क्या चाहिए? इसे रिसर्च करने के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो वो लोग यूज करते हैं। एंड फाइनली कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या है? कंज्यूमर देखता है कि कोई भी बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है, या कोई भी बिजनेस सोसाइटी के लिए क्या कर रहा है। बेस्ड ऑन दैट गुडविल कंज्यूमर भी काम करता है। एक मिनट बॉस। ओके, आगे देखते हैं जल्दी से। उसके बाद इंटरनल यूजर्स में ओनर आ गए। इसको क्या है? अपने कंपनी का प्रॉफिट देखना है। उसके बाद इम्प्लॉय, इनको सैलरी मिल रहा है कि नहीं, बोनस मिलेगा इस साल कि नहीं, या क्या प्रॉफिट लॉस हो, कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उस बेसिस पे इनका जॉब सिक्योरिटी है। तो ये सब चीज इम्प्लॉयज लोग देखते हैं। ठीक है। ओके, तो अब नेक्स्ट है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या हो गया कि हम अकाउंटिंग किस तरह से करते हैं। तो इसका दो मेथड होता है। सबसे पहला डबल एंट्री सिस्टम, और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। तो बेसिकली डिफरेंस दोनों में ये है कि सिंगल एंट्री सिस्टम में ओनली वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, और डबल एंट्री सिस्टम में बोथ द एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड। मतलब क्या डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, दोनों ही चीज को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है किसी भी ट्रांजेक्शन का, और ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट सिस्टम है जो कि पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करता है सारे अकाउंट्स। और सिंगल एंट्री एक इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, क्योंकि ये सिर्फ पर्सनल अकाउंट और कैश अकाउंट रिकॉर्ड करता है। तो पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट क्या होता है, ये हम डिटेल में आगे समझेंगे। तो ये तो डिफरेंस हो गया डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम में। अब ये देख लेते हैं कि सिंगल एंट्री और डबल एंट्री फॉलो कहाँ होता है। तो ऑब्वियसली डेबिट क्रेडिट या सारे अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये किसी भी तरह की या फिर हर तरह की कंपनीज ये फॉलो करती हैं। ठीक है। और सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करते हैं? ये नॉर्मली शॉपकीपर्स वगैरह करते हैं। फॉर एग्जांपल, उनका दिन भर का क्या सेल हुआ, वो लोग अपना एक बुक होता है, उसमें अपना कितना कैश आया, कितना कैश गया, ये लिख लिए। और दूसरा, कोई आदमी मान लो उधार पे सामान ले जा रहा है। फॉर एग्जांपल, कोई आदमी है रोहन, कोई आदमी है मोहन। तो अब ये रोहन और मोहन, ये कितने पैसे का उधार लेके गए हैं हमसे, तो ये वो लोग जो है लिख के रख लेते हैं एक जगह पे। तो यहाँ पे रोहन मोहन ये सब जो है आपका पर्सनल अकाउंट हो गया, ये लोग पर्सन है। और कैश अकाउंट मतलब कितना कैश आया कितना गया। तो बेसिकली एक शॉपकीपर सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करता है, और कोई भी कंपनीज या कोई भी बड़े फर्म ये लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। ठीक है। ओके। अब अकाउंटिंग का रोल क्या होता है? सबसे पहला, रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसे? क्योंकि ये हेल्प करता है बिजनेस को अपने ओनर से, अपने स्टेक होल्डर से, मतलब अपने आसपास के इन्वायरमेंट से कम्युनिकेट करने में। ठीक है। कम्युनिकेट फाइनेंशियल और बिजनेस इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। हमने 10 साल पहले बिल्डिंग कितने में खरीदा था, या कोई प्लांट मशीनरी कितने में खरीदा था, किसको याद है? बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड है। डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या हुआ?
कि हमारे कंपनी का नेट वर्थ क्या है, हमारे कंपनी का वैल्यू क्या है। नेट वर्थ या आप कह सकते हो वैल्यू क्या है, ये हमें अकाउंटिंग से पता चलता है। और रोल ऑफ अकाउंटिंग सॉरी रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो सीधा सा बात है कि भाई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जब भी आप कम्युनिकेट करते हो तो क्या करते हो, इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करते हो, सिर्फ गॉसिप तो करते नहीं हो। तो इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ खास रॉकेट साइंस नहीं था, इनफैक्ट ये तो कुछ था ही नहीं। एक ही चीज को बार बार बोला जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो आई जस्ट होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं तो आपका कोई भी डाउट अगर रह गया है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तो अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, share this to your friends, and do subscribe my channel. Thank you. Thanks for watching.